नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। स्पेशल बिहार के लिए हम आपको जीके जीएस करा रहे हैं मैराथन के रूप में। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास भी देख चुके हैं। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, मध्यकालीन इतिहास वाला, साइड में बटन में वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा कमेंट में और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक बिहार में ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। स्टार्ट करेंगे यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश से। तो बिहार में सबसे पहले कौन आया था, क्वेश्चन पहला यही बनता है। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते हुए आए थे। पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि जो है ये यहाँ से प्राप्त करते थे। देखिए, हम ऑलरेडी करा चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, परंतु वहां पर जो हमने मेन फोकस किया था उसमें हमने संपूर्ण भारत पर फोकस किया था। यहाँ पर हम किस पर फोकस कर रहे हैं? बिहार पर फोकस कर रहे हैं। आएंगी यहाँ पर भी जीके जीएस वाली चीजें, परंतु बिहार पर मेन फोकस होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी आपका बिहार से ही संबंधित होगा। 1632 में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में जो है वो थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित किया था, लेकिन 1621 में जो है वो बंद भी हो गई थी। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो एक्चुअल में मिली थी वो 1651 ईस्वी में मिली थी। कोशिश इससे पहले भी की गई थी। अंग्रेज यात्री की अगर बात करें तो पीटर मुंडी नाम था, 1632 में बिहार आया था। कौन सा वो अंग्रेज यात्री था जो बिहार आया था? ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं जो है वो देखी थी और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो डच कंपनी को व्यापार करते हुए यहाँ पर देखा भी था। और अंग्रेज कंपनियों में कौन कौन आते थे वर्तमान में? तो अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय कार्यालय ये सब आपके स्थित हैं। डेनिस कंपनी ने 1674 में पटना सिटी के नेपाल कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फारूक सियार की बात करें तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करना और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता जो है वो इसने दी थी, फारूक सियार ने। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये अच्छा पॉइंट है। आगे है बंगाल, बिहार और अंग्रेज। अंग्रेज कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था और दूसरी ओर बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खां, इनको मुगलों से हट करके स्वतंत्र सत्ता ये जो है वो चला रहे थे, तो इसलिए व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष जो है यहाँ पर स्वाभाविक था। बाद में जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका नाती कौन आया? सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना था। तो ये आपको पता है, जब युद्ध बात होती है कौन सा? प्लासी का युद्ध। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो ये आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो है वो हुआ, जहां पर हारा कौन? तो सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया था 1760 ईस्वी में। मीर जाफर की जगह उसका दामाद मीर कासिम जो था उसको नवाब बनाया गया था। मीर जाफर की जगह कौन आ गया था? मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी थी? ये हम बता चुके हैं, राजधानी पूछी जाती है तो मुंगेर जो है वो स्थानांतरित कर दी थी। बाकी करों को समाप्त कर दिया था जो भी स्थानीय थे। और अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब पद में बना दिया था। 1763 में ही आपका मीर कासिम भाग करके पटना आ गया था और पटना में ही उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार भी कर लिया था। उसके बाद वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जो है वो मिला था। फिर तीनों की संयुक्त सेना जो है उसके बीच एक और युद्ध हुआ था और वो युद्ध था आपका बक्सर का युद्ध। देखिए, दोनों इन्होंने कितना अच्छा आपस में जोड़ करके समझाया कि कैसे ये यहाँ से भागे और फिर बाद में इनसे आकर के मिले, फिर अगला युद्ध हुआ। तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिंक करके बताया गया। तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज थे, तो इनके बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध जो युद्ध था उसमें संयुक्त सेना जो है वो हार गई थी और यहाँ भी अंग्रेज आपके जीत गए थे। अगला इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इसके तहत हुआ क्या कि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, इसको 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है या लगान वसूली अधिकार है वो जो है वो देना पड़ा था। ये धनराशि पूछी जा चुकी है एग्जाम में।
कि मुगल जो इलाहाबाद की संधि है उसमें कितने रुपए की धनराशि देना तय हुआ था। तो यहाँ पर जो थे वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए, बाकी तो आपका दीवानी देनी गई थी परंतु 26 लाख रुपए तय हुआ था। अगला है पॉइंट, 1766 में ही पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी, इनका नाम था मिडल्टन, इनको राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया था और धीरज नारायण को हटाकर फिर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बना दिया गया था। 1770 में क्या हुआ था, एक एक सीरियल से देखेंगे, सन लिखा है, बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, इनमें अकाल का भयंकर प्रकोप देखने को मिला था 1770 में। बस सन याद रख सकते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतना तो आप याद ही रख ले जाएंगे। फिर 1783 में बिहार में फिर से अकाल पड़ा। जांच अधिकारी थे जॉन सोर, इन्होंने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव भी दिया था और इनके सुझाव पर ही 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पटना में करवाया गया था और अकाल को दूर करने के लिए कराया गया था। अगला है आपका जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह भी हुए थे, जिसमें से कुछ विद्रोह दिए गए हैं जैसे तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, जिसमें से संथाल विद्रोह बहुत पूछा जाता है और कोल विद्रोह भी पूछा जाता है, मुंडा विद्रोह पूछा जाता है। तो ये तीन कहाँ से हुए थे, उसके क्षेत्र, जैसे कोल विद्रोह छोटा नागपुर, संथाल विद्रोह संथाल परगना, कोल विद्रोह बुद्धो जगत नेतृत्वकर्ता और संथाल विद्रोह के सिद्धू, कानू, चांद और भैरव करके, और मुंडा विद्रोह जो है उसके बिरसा मुंडा थे, ये छोटा नागपुर, और साथ में समय भी दिया गया है। बाकी सभी नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें डिटेल में भी देखिए बात संथाल विद्रोह की ही की गई है क्योंकि पूछा ही संथाल विद्रोह ज्यादातर जाता है। तो 1855 से 56 के बीच इसका समय था। भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में ये आपका विद्रोह देखने को मिला, जिसको हम दामन एक कोह के नाम से भी जानते हैं, और ये जनजातीय शोषण के विरुद्ध पहला सशक्त जनजातीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये जो विद्रोह था वो कारण क्या था? बाहरी लोगों के द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत व्यवस्था, इसमें परिवर्तन, ये सब इस विद्रोह का कारण था। नेतृत्व मैंने पहले ही कहा है, नेतृत्व जरूर ध्यान रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये विद्रोह असफल रहा था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना और मांझी व्यवस्था, इसको बाद में मान्यता मिल गई थी, पर ओवरऑल आप देखेंगे तो इतना सफल नहीं रहा था। उसके बाद बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। ये कब से कब तक रहा? तो 1895 से 1900 ईस्वी तक रहा। ये जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह कहते हैं। ये नाम पूछा जाता है, उल गुलान विद्रोह इसी को कहते हैं। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो जैसे दिगुओं द्वारा शोषण है, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ये सब इसके कारण में आएंगे। और इस विद्रोह का नेतृत्व, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, तो बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा के बाद उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी, स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया था और ये सब उपदेश भी दिए थे। मेन आपको जो याद रखना है, समय याद रखना है, उसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो, और किसने नेतृत्व किया वो। और इस विद्रोह का तो तीव्र रूप था वो 1899 ईस्वी में रहा था, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण, बिरसा मुंडा जी की। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था फिर से लागू की गई थी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया गया था। अब यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका 1857 ईस्वी के क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या फिर आंदोलन, 1857 की क्रांति से पहले के, जिसमें सबसे पहला आता है वहाबी आंदोलन। प्रवर्तक कौन थे इसके? तो अब्दुल अल वहाब थे। अरब क्षेत्रों में इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। और भारत में इसको किसने स्टार्ट किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली से। तो ज्यादातर इन्हीं का नाम देखने को मिलता है जब भी क्वेश्चन आता है, सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन। उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार करना, राजनीतिक सुधार करना, आंदोलन के रूप में देना। बाकी इसमें दो प्रमुख केंद्र भी थे इसके, एक आपका सतना था और दूसरा आपका पटना था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि भी चुने थे, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं।
बंगाल का जो फराइजी आंदोलन है वो वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित जो है वो था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए बाद में अंबाला और पटना अभियान भी चलाया गया था और जो भी नेता थे इससे संबंधित उनको कारावास, मृत्युदंड ये सभी सजा भी दी गई थी। बाद में आंदोलन ये जो है वो समाप्त हो गया था, दबा दिया गया था। तो मेन जो हाईलाइट किया है वो आपको जरूर ध्यान रखना है वहाबी आंदोलन के बारे में। अगला आपका है नोनिया विद्रोह। ये कब से कब तक? तो 1770 से 1800 तक। बिहार के सोरा उत्पादक जो वर्ग हैं वो नोनिया द्वारा ये विद्रोह जो है वो किया गया था। सोरा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो है वो किया जाता है। सोरा उत्पादन में ये सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और बिचौलिए जो होते थे वो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे। इससे नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना कर दिया था शुरू और अंग्रेजों ने बाद में इस पर लगा दी थी रोक। इसके विरोध में ही नोनिया समुदाय ने विद्रोह किया था और अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। तो मेन आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है नोनिया विद्रोह, कब आया वो पॉइंट। अगला है आपका लोटा विद्रोह। ये आया था 1856 ईस्वी में। ये विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के जो कैदी थे उनके द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया था। तो कैदियों ने भैया कर दिया इसका विरोध और 1856 ईस्वी का टाइम था जिसमें ये हुआ गया था विद्रोह। नाम में ही लोटा है। देखिए इसमें एक चीज अच्छी याद करने में आपको आसानी नहीं होगी कि लोटा विद्रोह नाम में ही है और यहाँ पर मेन कारण भी यही है कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दे रहे हैं। तो ये कारण भी है, तो उसी से संबंधित है आपका। बाद में अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना पड़ा था। मतलब यहाँ पर जो विद्रोह था दबाया नहीं गया था, उनकी बात मानी भी गई थी लोटा विद्रोह में। अब 1857 की क्रांति और बिहार की बात करते हैं। अभी तक जो हमने बात की वो 1857 की क्रांति से पहले का टाइम था। अब 1857 की क्रांति और बिहार। तो बिहार में 1857 की क्रांति जो है 12 जून 1857 को देवघर जिला था, उसके रोहड़ी गांव है, उसमें 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है वो मारे गए थे। तो पहला तो आपकी लाइन पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है, मारे जो गए थे भले ना याद रहे, पहली लाइन तो जरूर याद होनी चाहिए। कब हुआ, कहां से हुआ? रोहड़ी के विद्रोह को मेजर मैकडोनल्ड के द्वारा जो है वो दबा दिया गया था और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। रोहड़ी का विद्रोह क्या है? जो यहाँ रोहड़ी गांव में हुआ था ना, उसी को लेकर बात की गई है। पटना में विद्रोह का जो नेतृत्व था वो 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिनका नाम था पीर अली, उन्होंने जो है वो किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर एल लॉयल जो है आर लॉयल वो मारे गए थे, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया था। तो जो अली थे, पीर अली, इन्होंने इनके साथ 17 व्यक्तियों को बाद में फांसी दे दी गई थी, वो भी बताया गया। पर आपको याद रखना है कि किसने विद्रोह किया था पटना से। तो पास से पटना है, पास से पीर नाम भी है इनका, तो थोड़ा सा जोड़कर याद रखिएगा। फिर 3 जुलाई के बाद आई तारीख 25 जुलाई की। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर के विद्रोह को शुभारंभ जो वो किया था और 30 जुलाई को ही सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन भी लागू जो है वो कर दिया था। तो बस ये स्थान ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। जब विद्रोही सैनिकों के एक झुंड की बात करते हैं तो उन्होंने भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया था और उन्हें टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए भी लूट लिए थे। आगे है जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व भी प्रदान किया था। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए 4,000 सैनिकों के साथ ये विद्रोह जो है वो प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार भी कर लिया था। तो ये बात, बाकी नेतृत्वकर्ता का ज्यादा नाम पूछा जाता है तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह जी ने बिहार में हुआ 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। बाकी उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 400 सैनिकों के साथ विद्रोह कर दिया था। ये सारी चीजें आपके समझने के लिए याद रखने वाली चीज पहला पॉइंट है। इन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था
और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार भी कर लिया था। और जब आरा की बात होती है तो उसमें जो संघर्ष हुआ था उसमें कैप्टन डनवर मारा गया था, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। वे रीवा और बांदा के रास्ते जो है वो लखनऊ जो है वो पहुंचे थे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान जो है वो दिया था। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब जी ने किया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई जो ब्रिटिश सेना थी उसको कुंवर सिंह ने हरा दिया था। किसके नेतृत्व में आई थी? ये सब भी पूछा जा सकता है। कैप्टन डनवर मारा गया था ये आरा में, क्योंकि जब बिहार का पेपर बनेगा तो फिर बिहार से खूब पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। शिवराजपुर घाट गंगा नदी, इसको पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा था, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। सोच लीजिए कितने वीर बहादुर हुआ करते थे। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये सेनापति जो गोली मारे थे उनका नाम सेनापति डगलस था। अगला, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और दूसरे भाई थे हरिकिशन सिंह, उन्होंने सहयोग दिया था। तो जो अमर सिंह थे इन्होंने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी की थी, संघर्ष किया था, और नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया था। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए थे। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की थी, परंतु अमर सिंह को दंडित जो है वो किया गया था। ये अमर सिंह जो आए थे बाद में। अब यहाँ पर बात की गई कांग्रेस की स्थापना और बिहार से संबंध में। तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो 1885 में हुई, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो की गई थी। पहला अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने जो है वो की थी। कितने अनुयायी थे इसमें? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। बिहार से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, दूसरे अधिवेशन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले में नहीं था कोई और दूसरे में थे। अब यहाँ पर बिहार, ये आपका पूरे इस वीडियो का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे अधिवेशन पूरे पेपर में पूछ ही लेता है, कैसे भी पूछे, भले किसी स्टेटमेंट में पूछे या कैसे भी। तो ये तो आपको हर हाल में रट के रखना है कि अधिवेशन बिहार में जो हुए हैं कौन कौन से हुए हैं, कब हुए हैं, उनका स्थान क्या है, उनके अध्यक्ष क्या है। साथ ही साथ वीडियो और सभी लोग लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर एक बेहतर से बेहतर चीज आपके लिए ढूंढ कर लाने को लेकर के, कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप तैयार रहें। ऐसा ना हो कि अरे ये तो हमने सुना ही नहीं, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये आपको पहला अधिवेशन याद रखना है, 27वां अधिवेशन, जो कि आपका 1912 में हुआ था, और ये आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। दूसरा आपका था 37वां अधिवेशन, जो कि हुआ था 1922 में, स्थान था इसका गया, और इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। फिर आपका हुआ था 54 अधिवेशन, 1940 में हुआ था, और ये था आपका स्थान रामगढ़ झारखंड। झारखंड वाला क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको पता है बिहार से अलग होकर के ही बना है झारखंड, और अध्यक्ष इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये तीनों के तीनों रट के रहिएगा। आगे बात करते हैं बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को हुई थी। इसको तत्कालीन जो वायसराय थे किसने घोषणा की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो घोषणा की थी। इसको लेकर के प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी हुआ था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इनकी प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। कितना बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, सोचिए। बंगाल विभाजन आपने पूरा पढ़ के गए हैं और यही क्वेश्चन पूछ ले कि किन्होंने जो है दरभंगा में या कहां पर रक्षाबंधन मनाया था, स्थान पूछा जा सकता है, उनका नाम पूछा जा सकता है। सतीश चंद्र चक्रवर्ती जो है उनकी प्रेरणा से मनाया गया था इसी बंगाल विभाजन के विरोध में। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में। अगली घटना आपकी है जिसका नाम क्या है? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। इसकी अगर बात करते हैं, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, और उन्हें उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था, लेकिन गाड़ी में कैनेडी थी, उनकी पत्नी और पुत्री। तो कैनेडी की
कैनेडी की पत्नी नहीं, मतलब इन्हीं की पत्नी और पुत्री थी जिनका नाम था, पत्नी का नाम कैनेडी, ये जो है वो मर गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो घटना के बाद क्या हुआ, दोनों रेलवे लाइन में समस्तीपुर भाग गए थे। देखिए बिहार से ही है संबंधित समस्तीपुर। अब यही पूछ लिया जाए कहाँ पर चले गए थे, भाग गए थे, किनकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी की। तो ये कहाँ चले गए थे, समस्तीपुर। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कर ली थी आत्महत्या, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में जा जो है वो पकड़े गए थे। कहाँ पकड़े गए थे, पूसा में। खुदीराम बोस, दो नाम देखने को मिल रहे हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। खुदीराम बोस को बाद में 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। और आपको हमने जब टॉपिक वाइज कराया हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हैंड रिटन नोट से पूरा लिख लिख के कराया था, उसमें बताया था कि सबसे कम उम्र के अगर आपसे पूछा जाए कि कौन क्रांतिकारी थे, तो खुदीराम बोस थे। तो ये इनको देख रहे हैं, महज 18 वर्ष की आयु में ही जो है वो फांसी दी गई थी। आगे बात करते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास, और आपका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना। समय याद रखना है, और किनके नेतृत्व में कहाँ हुआ वो याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में पूना और एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास। 1916 में होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना हुई थी। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहुरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना बिहार में हुई थी। एक शाखा की स्थापना, इस बात को ध्यान दीजिए, और इनकी अध्यक्षता में। और कब हुई थी, तो आप देखेंगे 1916 में ही ये जो है वो हुई थी। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो खां बहादुर सरफराज हुसैन, इन सभी के नाम लिखे हुए हैं, इनको सचिव बनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार बनी थी, वो ऑलरेडी बता चुके हैं, पर यहाँ पर लिखा है पहली बार पटना कब आई थी, तो इन्होंने पहली बार पटना आई थी 18 अप्रैल 1918, और दूसरी बार आई थी 25 जुलाई 1918 को पटना। होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया था, और इस जो आंदोलन था उसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वास्थ्य को प्राप्त करना। इसके बाद नंबर आता है आपका अगला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ये आपको पता है कितना बार रिपीट हो चुका है कि चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। वैसे तो अधिकतर बटे में आता है, ऐसे यहाँ पर सही बटे में नहीं लिखा है, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। बाकी इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था। नील की फसल करती क्या थी, भूमि को बंजर बना देती थी, यही कारण था कि भैया इसका विरोध हो रहा था। अगला अधिवेशन था आपका लखनऊ का अधिवेशन, जब कब हुआ था, 1916 में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया था। ब्रिज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव भी इसको लेकर के पेश किया था। राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या को सुनने के लिए आमंत्रित किया था। ये बिहार के प्रीवियस ईयर जो करा रहे थे बीपीएससी के, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, बताया था मैंने आपको। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना आए थे, इनको आमंत्रित राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। 1917 को ये पटना जो है वो आए थे। कहाँ से आए थे, कलकत्ता से आए थे, और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे थे। मोतिहारी बिहार के अंतर्गत ही आता है। इन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध भी किया था। चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट थे W.J. हॉडकॉक, उन्होंने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की थी, और धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। बाद में हुआ क्या था कि 21 अप्रैल यानी 16 से 21 मात्र 5 दिन के अंदर ही उनको बाद में रिहा भी कर दिया गया था। तो ये चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, इनका नाम था W.J. हॉडकॉक करके। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 1917 13 मई की तारीख इनको अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी थी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति जो है वो बनाई गई थी जांच के लिए। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जिनका नाम था F.G. स्लाई करके, और महात्मा गांधी जी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, ये सभी इसके सदस्य थे। तो मेन आपको अध्यक्ष याद रखना है, सदस्य वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 खटिया प्रणाली समाप्त करने को लेकर के जो है अनुशंसा की थी,
और महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो कि सफल भी रहा था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रहण नारायण सिंह, ये सभी व्यक्ति थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल तो आपको याद ही रखना है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह था, ये बता चुका हूं मैं। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर 1919 में ही मधुबनी जो जिला था उसके किसान जो थे उन्होंने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन जो है वो किया था। चंपारण सत्याग्रह से ही वो प्रेरित भी हुए थे और मधुबनी में जो है ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद नंबर आता है किसान सभा का। देखिए 1919 तक देख चुके हैं। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन जो है वो हुआ था और कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सचिव जो है इसके थे। तो मेन आपको ये पहला पॉइंट जरूर पता होना चाहिए, अध्यक्षता किसने की थी और कब आया था। अगला पॉइंट 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका देखा कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर में स्वामी सहजानंद सरस्वती पूछा जा चुका है काफी बार। तो इन्होंने बिहार पटना में, बिहार नहीं बीहटा पटना में, पटना के अंतर्गत, तो वो आपसे कहा गया है औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ही विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की गई थी। इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार किसान आंदोलन में कौन कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे, ये नाम पूछा जा सकता है, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सभी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में था? पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हाजीपुर में 1935 में। और पहला वाला तो ऊपर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगला देखते हैं पॉइंट कि नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअल में मुझे, मेरा दिमाग में था सहजानंद जी का नाम, तो ये नाम क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं पूछा गया था। ऊपर हमने भी एक बताया था ना, ये वाला नहीं पूछा गया था, पूछा ये वाला गया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। ये कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हमने आपको कराए थे। किसान सभा के प्रमुख उद्देश्य को लेकर के बात करें तो किस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, उसका समाधान कराना। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन जैसे पहला सोनपुर में वर्ष 1929, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा गया में 1934 पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक साथ दे दिया तो ये आपको सही है, याद करने में आसानी होगी। ये तीनों के तीनों एक साथ दे दिए गए, बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन। प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे? जैसे यदुनंदन शर्मा गया से थे, यमुना कारेकर के दरभंगा सारण से थे, राहुल सांकृत्यायन सीवान से थे, कार्यानंद शर्मा मुंगेर से थे। ये अगला पॉइंट आपका है खिलाफत आंदोलन और बिहार। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि 1919 में आया था और आपको ये भी पता है तुर्की के खलीफा जो थे उनके साथ अपमान से संबंधित था आपका ये, बस तुर्की के खलीफा से आप याद रख सकते हैं। और 1919 में ही पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान जो है वो किया गया था। इसमें आगे देखेंगे तो बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल भी की थी 1920 में। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा था इसमें, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन खुद से ही निष्प्रभावी हो गया था। ये चीज समझा चुके हैं। असहयोग आंदोलन बिहार में ही आप देखेंगे तो 1920 में ही लाला लाजपत राय जो थे उनकी अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये पॉइंट अच्छा दे रखा है। और इसको जो स्वीकृति दी गई थी पूर्ण रूप से वो दी गई थी आपका नागपुर अधिवेशन 1920 वाले में। बिहार में इससे पहले बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था।
कोई भी आंदोलन पूछा जा सकता है, ये शाहाबाद वाला भी पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद सफी दाऊदी ये सभी नेता भी थे जिन्होंने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। उनके भाई भी थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, इन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। और असहयोग आंदोलन के टाइम में ही अगर बात करें वैकल्पिक साधन, शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी इसी के टाइम में हुई थी। प्राचार्य उसके थे राजेंद्र प्रसाद जी खुद। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी हुआ था 6 फरवरी 1921। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त जो भूमि थी उस पर सदाकत आश्रम की स्थापना भी की थी। मजहरूल हक का नाम ऊपर भी देखने को मिलता है जो इसके कुलपति बनाए गए थे, कुलाधिपति बनाए गए थे। और इन्होंने ही दी मदरलैंड नामक एक अखबार भी जो है वो निकाला था। मजहरूल हक का नाम देख रहे हैं, काफी घटनाओं से संबंधित है। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। और ये आपको घटना तो बिल्कुल पता है कि चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को, और गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन इसी के कारण से स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में स्वराज्य पार्टी का नाम देखने को मिलता है। और बिहार तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू विधायिका के प्रवेश के पक्ष में थे। इन्होंने 1923 में ही स्वराज्य पार्टी का गठन जो है वो किया था। बिहार में अगर बात करते हैं इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे स्वराज्य पार्टी के प्रमुख नेता। पहले अध्यक्ष बिहार में स्वराज पार्टी के कौन बनाए गए थे? श्री नारायण प्रसाद। और सचिव बनाए गए थे अब्दुल बारी। साइमन कमीशन ऑफ बिहार की अगर बात करते हैं तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों की जांच के उद्देश्य से लाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था। और अगर बात करते हैं बिहार में तो साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर के किया था। फिर आता है नंबर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, जिसमें आप देखेंगे तो 1931 में इसकी स्थापना हुई। गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने ही स्थापना की थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। बाकी औपचारिक स्थापना लिखा है, उसके अध्यक्ष वगैरह लिखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की बात करते हैं तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और प्रस्ताव के अनुरूप ही 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में आपका स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो ये दिवस पूछा जाता है। दांडी मार्च आपको पता है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने आरंभ किया था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। नमक कानून तोड़ा था। बिहार में नमक सत्याग्रह का अगर आरंभ आपसे पूछा जाए तो 15 अप्रैल को चंपारण में, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसको लेकर के कहानी बताई थी आपको हमने। सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके जो है ये किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्र थे, शराब की दुकान, इनका विरोध हुआ था। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। अध्यक्ष थे सर अली इमाम। इस आंदोलन में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। चौकीदारी जो कर था उसको बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और 1930 को ही कांग्रेस को अवैध संगठन भी घोषित कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। और गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने मनोनीत किया था। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय भी रहा था। उसके बाद नंबर देखने को मिलता है बिहार विधानसभा चुनाव का 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 स्थान थे जिस पर वो विजय भी रहा था। तो कांग्रेस को
बिहार में पूरी तरीके से बहुमत जो है वो मिला था। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था, वो भी यहाँ बताया गया। बाकी राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता जो थे श्री कृष्ण सिंह, उनको सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था, पर इन्होंने भैया कर दिया था मना। इसके बाद उप जो राज्यपाल थे उन्होंने दूसरी बड़ी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, उसके नेता थे मोहम्मद यूनिस, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो इन्हीं के नेतृत्व में ही बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तभी हमने प्रीवियस ईयर पहले करा दिए, आपको अंदाजा लगता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बिहार में आ चुके हैं। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, और तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो जो है वो बने थे। मोहम्मद यूनुस जो है वो बने थे बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री। कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। फिर 1937 को 20 जुलाई को श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो है वो बाद में हो गया था। फिर श्री कृष्ण बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो आपके बन गए। पहले इन्हीं से कहा था कि आप सरकार बनाए, इन्होंने मना कर दिया। फिर बनवा दिया गया था मोहम्मद यूनिस जी को, ये तो फिर उन्होंने वो हट गए, तो उसके बाद फिर से यही आखिर में घूम फिर के बन गए। बाकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम भी दिए गए यहाँ पर। दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह जी ने 31 अक्टूबर 1939 को बाद में त्याग पत्र भी श्री कृष्ण जी ने जो है वो दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की अगर बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है वो दिया था, ये तो आप सभी को पता ही है। 9 अगस्त को ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। एक इम्पोर्टेंट वेरी वेरी पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद बात करते हैं बलदेव सहाय, तो उन्होंने कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के मुख्य जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। बलदेव जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1942 को ही झंडा फहराने का भी प्रयास किया गया था सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ। पटना के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे आर्चर, उनके आदेश पर पुलिस ने गोलियां भी चलाई थी। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद भी हो गए थे, बहुत से लोग इसमें घायल भी हो गए थे, जिसमें जो जो शहीद हुए थे उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही साथ 7 शहीद स्मारक भी स्थापित जो है वो किए गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इसका शिलान्यास जो है वो बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने जो है वो किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है वो किया था। बिहार ये पॉइंट लास्ट वाला याद रख सकते हैं आप, जो 7 शहीद स्मारक स्थापित हुए ना, उसी को लेकर के। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूरी तरीके से हड़ताल भी रही। भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र भी संगठित हुआ था। गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई इन सब के उद्देश्य से था आजाद दस्ता। आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। उनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में जो है वो रखा गया था। दीपावली की रात में वे अपने 5 साथी थे जिनके नाम लिखे हैं, उनके साथ दीवार फांद कर निकल गए थे और आजाद दस्ता का उन्होंने गठन जो है वो किया था। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण जो था वो राजविलास नामक एक जंगल था, वहां गठित हुआ था। तो इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की जो शिक्षा है वो दी गई थी। बाकी यहाँ पर नाम उन्हीं के दिए गए हैं कौन कौन शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का जो दायित्व था वो राम मनोहर लोहिया जी को दिया गया था, और इनके नाम पे हॉस्पिटल भी बने हुए हैं लखनऊ में, आप देखेंगे। तो बाकी आगे सभी नेताओं को गिरफ्तार करके इसी 1943 में जो ये आजाद दस्ता था उसका प्रयास को शिथिल पड़ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के जो छात्र थे उन्होंने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम से जो है वो चलाया था। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र जो थे वो गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च जो है वो आपका पड़ा था, केंद्रीय गांधी मैदान का। 1948 में इसका नाम फिर से गांधी मैदान जो है वो कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। काफी लोग सजा हुए थे, काफी लोग शहीद हुए थे, काफी लोग घायल भी हुए थे।
फिर पृथक बिहार राज्य के गठन की बात करते हैं। तो बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसको जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण साय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स, बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो उनका नाम था महेश नारायण। और इस समाचार पत्र ने ही पृथक बिहार राज्य जो है उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नाम पूछा जा सकता है समाचार पत्र का। बाकी 1908 में बिहार कांग्रेस जो कमेटी थी उसका गठन भी हुआ। बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम, ये ऊपर भी आया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इसमें ही पृथक बिहार के निर्माण की मांग को पारित भी कर दिया गया था। दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। इसमें मांग को फिर से दोहराया गया था। बाकी केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव भी पेश किया था। 1911 में आपको पता है दिल्ली में आयोजित हुआ था, जहां पर बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा भी की गई थी। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसी में ही जो है वो की गई थी 1911 में। अब आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। जैसे 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना जो है वो की थी। 1938 में आदिवासी जो महासभा था उसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष भी लिखे हैं थियोडोर सोरिन करके। बिहार में ही स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। उसमें यहाँ पर नाम भी दिया गया है कि कौन कौन उसमें थी। तो आपको जो भी पढ़ना है वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आशा साहें 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल जो है वो हुई थी और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी थी श्रीमती जिरियावती देवी। उन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली भी मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र की पुस्तकों की रचना की है। तो पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक, इसकी रचना जो है वो आपका की है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की है। तो ये इनकी रचना को आप जो है वो याद रख सकते हैं। रचनाएं तो आपसे पूछी ही जाती हैं। 1906 में ही श्री कृष्ण और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने छात्रों के साथ मिलकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज क्या होते हैं, वो कहेंगे कि हमने तो पढ़ा हुआ है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। तो यहाँ पर प्रश्न पॉइंट का ध्यान भी दीजिए, यहाँ कलकत्ता की बात हो रही है। जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो की थी वो पूरे महाराष्ट्र में की थी। अंतर को समझते हुए चलिएगा। बाकी 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक भी प्रस्तुत किया था। तो ये जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे वो समाप्त हुए। अब केवल लास्ट में हमारा ऐतिहासिक घटनाक्रम रह गया है, जिसमें जितनी भी मुख्य घटनाएं वो एक साथ दी गई हैं। तो जैसे 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्य का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म। 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का निधन। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। ये शुरुआत से लेकर अभी तक है, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक सारा मिला करके है। 455 ईसा पूर्व में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया गया था। बताया था, ये बहुत पूछा जाता है। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ था। 320 ईस्वी में आपका यहाँ से 78 ईस्वी शुरू हो गया, ईसा पूर्व में यहीं तक था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हो गया। 635 ईस्वी में हिंदुस्तान की बिहार यात्रा। 673 ईस्वी में इत्सिंग की बिहार यात्रा। देखिए बिहार यात्रा भी चीनी यात्रियों ने की है। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359 से 60 के बीच में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। फिर उसके बाद 1529 में बाबर के द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 हुमायूं का नुहानियों पर विजय।
1534 सूरजगढ़ की लड़ाई और शेरशाह की जीत। 1539 चौसा युद्ध हुआ, शेरशाह की जीत। 1540 कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना भी हो गई थी। 1541 शेरशाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण हुआ था। 1545 सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 में ही कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन भी हो गया था। 1576 में अकबर का बिहार विजय हुआ था। ये बिहार से विजय सभी सब पढ़ा चुके हैं, खाली रिवाइज करा रहे हैं। 1616 ईस्वी मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई थी। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1670 में आपका जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जो है उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 में फारूक सियार का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 इलाहाबाद की संधि। 1770 बिहार में भीषण का अकाल पड़ा था। 1784 में गोलघर का निर्माण। इसी अकाल में ही अन्नागार की स्थापना हुई थी। 1821 में बिहार में वहाबी आंदोलन। 1855-56 में संताल विद्रोह। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 में देवघर में बिहार से 1857 की क्रांति का प्रसार। 1865 में पटना अभियान के द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन। 1874 में बिहार में अकाल आया था। 1884 में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? जीरादेई सीवान में। इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, कई बार बता चुके हैं एक ही चीज। 1899 1900 बिरसा आंदोलन। 1906 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 मुजफ्फरपुर बमकांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी हो गया था। 1911 पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा, यह अभी जस्ट बताया भी आपको। और 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन हो भी गया था। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 ताना भगत आंदोलन। 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में भी होम रूल जो आंदोलन था वो इसी 1916 में ही आया था। 1917 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन और मजरूहुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 महात्मा गांधी जी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हो गया था। पटना सचिवालय गोलीकांड भी देखने को मिला था, जहां 7 छात्र शहीद हो गए थे, अभी बताया 1942 में। 1942 में आजाद दस्ता का गठन। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र भी हो गया था। तो सारी घटनाएं हमने बता दी और ये पूरा का पूरा हमारा जो कोर्स है यहाँ पर समाप्त हो गया है। बिहार वाला जितना भी पोर्शन था, एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि जो कोसी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। पढ़ा चुके हैं सारी चीजें और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।